देखिए, जब हमारी कांग्रेस की सरकार थी तो निरोगी राजस्थान से शुरू करके और 25 लाख तक का इलाज फ्री मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना लेकर के आए। और आपने देखा होगा कि कर्मचारियों के लिए आरजीएचएस स्कीम लेकर के आए। उसके बाद में 2023 में अप्रैल में राइट टू हेल्थ लेकर के आए कि कैसे हर व्यक्ति को निःशुल्क इलाज भी मिले और हर व्यक्ति को, चाहे वो प्राइवेट में हॉस्पिटल में इलाज के लिए जाए चाहे सरकारी में जाए, उसको कहीं असुविधा नहीं हो और उसको इलाज के लिए तड़पना नहीं पड़े, परेशान नहीं होना पड़े। और प्राइवेट हॉस्पिटल्स की जिस प्रकार से एक हो गया था कि लोगों की डेथ हो जाती थी, उसके बाद में भी उनको डेड बॉडी नहीं मिलती थी, इलाज के लिए भटकना पड़ता था, महंगा इलाज हो गया था, उसको सबको ठीक करने का काम हेल्थ सेक्टर के अंदर, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो, राइट टू हेल्थ की बात हो, 25 लाख के निःशुल्क इलाज की बात हो, सारी योजनाएं की। और इस सरकार के आने के बाद में केवल इनको 2 साल में उनके नियम बनाने थे, रूल्स बनाने थे। वो रूल्स नहीं बना करके इनकी मंशा आज स्वास्थ्य मंत्री जी ने स्पष्ट कर दी कि राइट टू हेल्थ हम लाएंगे ही नहीं, ये कानून हम बनाएंगे ही नहीं और इस कानून को हम आगे नहीं बढ़ाएंगे। जो अधिसूचित कानून है उसको भी ये लागू करने की इनकी मंशा नहीं है। इन्होंने पूरी तरीके से, सरकार ने, जो बड़े उद्योगपति जिनके प्राइवेट हॉस्पिटल है उनको लाभ पहुंचाने के लिए उनके सामने सरेंडर कर दिया अपने आप को कि राजस्थान की जनता तड़पती रहे, परेशान होती रहे, बीमार में उसको इलाज नहीं मिले। अगर प्राइवेट हॉस्पिटल में कोई डेथ होगी इलाज के दौरान तो वो जब तक पूरा पैसा नहीं दे तब तक उसको डेड बॉडी भी नहीं मिलेगी। इस तरह की आज व्यवस्था हो गई है। कर्मचारियों के लिए भी जो आरजीएचएस है उसमें प्राइवेट हॉस्पिटल बंद हो गए, फार्मेसी को भुगतान नहीं हो रहा है, कोई नया इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए कोई बजट नहीं है। मेडिकल कॉलेजें भी जो हमने हर जिले में की थी उसमें भी 2-3 जिलों के अंदर उन्होंने बंद कर दिए है। तो इस प्रकार से पूरा का पूरा राजस्थान के अंदर एक अराजकता का माहौल है। लोग परेशान हैं कि हम जाएं तो कहां जाएं। आखिर सरकार का मंशा ही नहीं है, सरकार का प्रयास ही नहीं है कि हर व्यक्ति को स्वस्थ रहने के लिए उसको प्रॉपर इलाज मिले और उसके साथ में किसी तरह की कोई जेब कटी नहीं हो। आज इससे बड़ा शर्मनाक बयान इस सरकार का हो नहीं सकता कि जो 25 लाख तक के फ्री में इलाज के लिए हमारी कांग्रेस की सरकार लेकर के आई थी योजना, उसका भी गला घोंट दिया, उसको भी इन्होंने एक तरीके से बंद कर दिया, आरजीएचएस को भी बंद कर दिया और प्राइवेट जो हॉस्पिटल है, बड़े बड़े हॉस्पिटल है, उनको खुली लूट करने के लिए छोड़ के ये जो राइट टू हेल्थ का कानून है इसके लिए भी अपनी मंशा बता दी कि हम इसको लागू नहीं करना चाहते। मैं समझता हूं कि ये बहुत ही निंदनीय है। इसके लिए हम लोग आंदोलन करेंगे, सड़क पे भी और सदन में भी करेंगे और एक कैंपेन चलाएंगे कि इस तरह की सरकार, नक्कारा सरकार, जिसका लोगों के स्वास्थ्य के प्रति कतई उनकी फिक्र नहीं है, चिंता नहीं है और लोग लूटते रहें, मरते रहें, लेकिन ये सरकार नींद में सोती रहेगी। इनके बाद दिल्ली से पर्ची नहीं आई, ये पर्ची आ गई कि नहीं नहीं छोड़ो, इलाज की जरूरत ही नहीं है, हम तो वोट चोरी करके ही सरकारें बना लेंगे, पैसे से सरकारें गिरा लेंगे, ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई से ड्रा करके और हम लोग सरकारें बना लेंगे। हमें जन कल्याण के काम, चाहे वो स्वास्थ्य का हो, चाहे सार्वजनिक शिक्षा का हो, चाहे पानी का हो, चाहे सामाजिक सुरक्षा का हो, इन सेक्टरों में काम करने की आवश्यकता नहीं है। ये सरकार ने पूरी मंशा स्पष्ट कर दी। खिचड़ी कर गई थी, उनके पास दिल्ली से दबाव था और है जिसमें प्राइवेट सेक्टर के लोगों की मंशा को इनकॉर्पोरेट नहीं किया गया। तो अब ये क्या कर रहे हैं, इनको इनकॉर्पोरेट कर लेना चाहिए उनकी मंशा को। इन्होंने खुद के जवाब में, आप आराम से सुनना, कि हॉस्पिटल वालों को बुलाया, उनको बुलाया, सब एनजीओ को बुलाया और समझौते किए। तो फिर समझौते हो गए, कानून लागू हो गया, अधिसूचित हो गया, है ना। तो उसके बाद में आप ये कह रहे हो और 2 साल तक उसके ऊपर आप उसको कानून को निरस्त करो ना। कौन मना कर रहा है आपको? करो तो सही देखे। हाई कोर्ट के अंदर जवाब नहीं दे रहे हैं 1.5 साल से। हाई कोर्ट पूछ रहा है राइट टू हेल्थ जो कानून लाया गया था वो राजस्थान की जनता के लिए संजीवनी थी, उसके लिए बहुत अच्छा एक्ट था, आप उसको लागू क्यों नहीं कर रहे हो? तो सरकार उधर तो जवाब नहीं दे रही है और यहाँ संसदीय कार्य मंत्री कह रहे हैं
साहब हाईकोर्ट में कोई मामला चल रहा है तो आप जो है चर्चा नहीं कर सकते। कौन से कानून में, कौन से संविधान में, कौन सी परंपरा में लिखा हुआ है कि कोई मामला चल रहा है तो उसके ऊपर जो है चर्चा नहीं कर सकते? फिर तो ऐसा कोई विषय ही नहीं है जिसके ऊपर हाईकोर्ट के अंदर जो लिटिगेशन नहीं हो, तो फिर तो किस बात की चर्चा करेंगे। कहने का मतलब बहुत साफ और स्पष्ट हो गया इस सरकार का विजन कि इनको राजस्थान के लोगों के स्वास्थ्य के बारे में कतई जो फिक्र नहीं है, कतई चिंता नहीं है, और उस दिशा में ये कुछ भी करने वाले नहीं है। केवल हिंदू मुस्लिम करना है, राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए, और इसके अलावा इनका कोई विजन नहीं है। कि राव राजा ने गौओं के लिए, गाय माता के लिए जमीन दी, और वो जमीन पूरी की पूरी भूमाफिया जो है वो हजारों करोड़ रुपए की जमीन बता रहे हैं कि उसको पूरी को सपाचट कर दिया। और ये कारनामा कब हुआ, ये इसकी डेट देखने की जरूरत है। माननीय मुख्यमंत्री जी जब फतेहपुर में जाते हैं और फतेहपुर में कार्यक्रम करते हैं, उसके बाद से ये शुरुआत हुई, तो सरकार के जो मंशा के ऊपर बड़ा प्रश्नवाचक चिन्ह लगता है कि ये मामला क्या है। क्या मुख्यमंत्री जी के सरकार के ये संज्ञान में आने के बाद में इस तरीके से भूमाफिया भूमाता की जमीन को जो है वो खुर्द-बुर्द कर रहे हैं? क्या इसमें सरकार क्या कार्रवाई करती है, ये देखने वाली बात है। नहीं तो हम तो विपक्ष में हैं, आंदोलन करना हमारा अधिकार है, लेकिन गोमाता जिसके नाम से ये वोट लेकर के सत्ता में आते हैं और उसके बाद में गोमाता के नाम की जो जमीन है वो भूमाफियाओं के हवाले कर देते हैं, इससे बड़ा इस राजस्थान का कोई दुर्भाग्य हो नहीं सकता कि ऐसी सरकार इसके अंदर सरकार सत्ता में बैठी। कल मदन दिलावर जी ने भी कहा था सरकार को कि जो सबसे ज्यादा आवश्यकता है वो इसी सेक्टर में काम करने की है, बट सवाल ये है कि इसके लिए बजट नहीं दिया इन्होंने। इनके बाद दिल्ली से पर्ची नहीं आई, इसलिए बजट नहीं दिया। ये जो घोषणाएं की है ना, वो केवल रनिंग में बातें की है, पैसा नहीं है। मैं एक बात कहना चाहता हूं, इन्होंने कहा यमुना जल की इतनी बड़ी प्रोजेक्ट की हम शुरुआत करेंगे। 1 रुपए का बजट है, ये बजट के अंदर देख लीजिए 1 रुपए का बजट नहीं है। आज डीपीआर जब फाइनल नहीं हुई तो ये कैसे कह सकते हैं? और उस योजना में भी 1 रुपया भी लगेगा तो वो हरियाणा में लगेगा। राजस्थान की सरकार अगर बजट स्वीकृत करके राजस्थान में काम कराएगी तो वो बजट कहाँ है वो बता दो। ऐसे बातें करने से कुछ भी नहीं होता। इनकी जो प्राथमिकता है उसमें किसान नहीं है, नौजवान नहीं है, बेरोजगार नहीं है, आम व्यक्ति कैसे सुखी जीवन, स्वस्थ रहे, सुखी जीवन व्यतीत करे, वो इनकी प्राथमिकता में नहीं है। ये केवल हर चीज को वोट से तोल करके देखते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं। सेंटर खोलने के लिए कल एक ऑफर दिया था सर आपने, सरकार को जगह भी बताई कि आप सहयोग करेंगे। मदन दिलावर जी ने कहा आप था कि बताइए, सीकर में सबसे ज्यादा जरूरत है। जब हाँ तो खोलो ना, मैं तो लक्ष्मणगढ़ में खोलो ना, कौन मना कर रहा है? लाभान्वित होंगे, लेकिन सरकार के मंत्री अपने लिए भी तो थोड़ा जाब्ता करें ना। मंत्री ही होता है तो ले जाते, मेरे को तो कुछ दिया नहीं तो कुछ तो दे दो, मना कब कर रहा हूं मैं? नहीं तो पर्चियों से बनाओगे तो यही होगा। जब तक विजनरी व्यक्ति सबकी राय से, लोकतंत्र के हिसाब से जब तक यहां पर काम नहीं करेंगे तब तक कोई यहां पर सुखी नहीं है, सबके साथ में। अब आप बताइए ना, दौसा के विधायक के साथ में कितनी बदतमीजी उस तहसीलदार ने की है, और वो हैकड़ी से घूम रहा है आज भी। मेरा क्या कर लोगे? ये दिन तो तुम्हारे भी आने वाले भाई। ये इस सदन के माननीय सदस्य की अस्मिता का सवाल है, उसके प्रोटोकॉल का सवाल है, उसकी किस प्रकार से उनका मान सम्मान और कदर होनी चाहिए। वो जनता का चुना हुआ जनप्रतिनिधि है, उसके ऊपर भी हंसी ठिठोली कर रहे हैं। तो इनकी क्या दुर्गति होगी आने वाले समय में बता नहीं सकते। कौन मानेगा इनकी? अधिकारी इनके हाथ पकड़ के बाहर भेज देंगे कि जाइए मेरे चैम्बर से। इनके मंत्रियों की ये हालत है कि एसपी कलेक्टर जब हो जाते हैं तो खड़े भी नहीं होते। कैसे आगे मंत्री जी बैठे बैठे ऐसे पूछते हैं जैसे कोई, क्या है इनकी? कोई ये तो विषय नहीं है। एक एमएलए रूलिंग पार्टी के हाय क्या मिले, वो तो खुद ही आ बहन मेरे को मार वाली स्थितियां करता रहता है सुबह से शाम। मैं तो आप मीडिया के बंदों से निवेदन करूंगा कि इनको पूछो तो सही कि भाई दिया क्या है। प्रेस कॉन्फ्रेंस तो पहले भी की थी कि 2 साल पूरे हो गए, तो 2 साल के ऊपर तो भाग भाग के आ गए थे, मीडिया से कोई सवाल ही नहीं ले पाए थे।
और ये बजट की प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस तो जल्दी हम करेंगे कि इन्होंने इस बजट के नाम से कितना छलावा इस प्रदेश की जनता के साथ में किया है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी इसका रोड मैप बना रही है और जल्दी इसके लिए हम लोग जिलों में जाकर के विस्तार से बताएंगे कि ये बजट राजस्थान की जनता के साथ छलावा है, केवल दिखावा है। किसी भी सेक्टर को कुछ भी इस बजट से नहीं मिलने वाला। 1 लाख रोजगार देने की बात पर एक भी बड़ी भर्ती की घोषणा नहीं है बजट के अंदर। तो इनकी प्राथमिकता ही नहीं है भाई। मैं कह रहा हूं ना, इनकी प्राथमिकता रोजगार देना, किसान को मजबूत करना, लोगों का स्वस्थ कैसे रहें, लोग अच्छी सार्वजनिक शिक्षा कैसे लें, ये इनकी प्राथमिकता में नहीं है। इनकी प्राथमिकता तो ऊपर से तय होती है। पर्चियां प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने गरीब कल्याण की योजनाओं को धरातल पर लागू करके गरीबोत्थान की बात कही है। जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने अंत्योदय का जो सिद्धांत प्रतिपादित किया, अंत्योदय की बात उन्होंने की, अंतिम पंक्ति में बैठे व्यक्ति को समृद्ध करके हम राष्ट्र की मुख्यधारा में जोड़े। माननीय मुख्यमंत्री जी उस रास्ते पर चलकर गरीब कल्याण की योजनाओं को धरातल पर लाने की बात कर रहे हैं। शिक्षा के क्षेत्र में हमें अच्छी शिक्षा मिले। नई शिक्षा नीति के तहत जो प्रावधान किए गए हैं कि जो बच्चे की रुचि है उसी रुचि के अनुसार हम उसको अध्ययन करें। तो स्किल डेवलपमेंट के लिए भी स्कूलों में कोर्स चालू करने की बात कही गई है, विद्यालय खोलने की बात कही गई है। और यदि बच्चे पढ़ने जाते हैं, साधन नहीं है, दूर जाते हैं, तो उनके लिए वाउचर देने की बात कही है। हमारी गर्भवती धात्री महिलाओं के लिए, बेरोजगारों के लिए, जो श्रमिक हैं हमारे, उनके कल्याण की बात इस बजट में कही गई है। मैं ये समझ सकता हूँ कि पानी, बिजली, शिक्षा, स्वास्थ्य और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, माननीय मुख्यमंत्री जी के इस 2.25 वर्ष के कार्यकाल में इतनी सड़कें बनी है कि कांग्रेस तो 5 साल में भी नहीं बना पाई। कल विपक्ष के साथी कोई प्रेस कर रहे थे, मैं देख रहा था माननीय डोटासरा जी को और माननीय जूली जी को, उनके चेहरे उतरे हुए थे। और वो चेहरे इसलिए उतरे हुए थे कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो कहा था ना 5 साल बनाम 2 साल, और जब बजट पढ़ा जा रहा था तो उन पर सुना नहीं जा रहा था। क्यों? कि कांग्रेस 5 साल में अपने किए गए वायदों को पूरा नहीं कर पाई। अपनी घोषणाओं को 40% भी उन्होंने पूरा नहीं किया। मैं तो धन्यवाद देना चाहूँगा मुख्यमंत्री जी की इस कार्य योजना जो लागू की उन्होंने। माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार भी व्यक्त करना चाहूँगा कि उनकी जो बजट घोषणाएं हैं और जो मुख्यमंत्री घोषणाएं हैं उसमें 72% से ज़्यादा तो हम पूरी कर चुके हैं, बाकी पाइपलाइन में है। आज डेयरी के सेक्टर में हम लाभ में आए हैं, हमारी रोडवेज लाभ में आई है, 3 कंपनियों में से 2 कंपनियां बिजली की लाभ में आई है। जो घाटा था उस घाटे को पूरा करके राजस्थान की जनता के प्रति जवाबदेह होकर के हम काम कर रहे हैं। तो मैं समझ सकता हूं कि युवा, महिला, किसान, बेरोजगार, हमारा व्यापारी समृद्ध हो। पर्यटन के क्षेत्र में विपुल संभावनाएं राजस्थान में है। पधारो हमारे देश का स्लोगन साकार हो रहा है और हम ये समझ सकते हैं कि पर्यटन के क्षेत्र में डेवलपमेंट करके जो पर्यटक आते हैं उनसे हमारी आर्थिक स्थिति मजबूत होती है। क्यों? क्योंकि आर्थिक स्थिति मजबूत होने के लिए पर्यटन के क्षेत्र में राजस्थान पूरे देश में सर्वाधिक ऐसे डेस्टिनेशन है जहां लोग आते हैं और उनकी संरक्षा सुरक्षा करना हमारा ध्येय। माननीय मुख्यमंत्री जी का ध्येय था कि पुलिस का जो ध्येय वाक्य है उसी पे हम चलें, अपराधियों में भय, हमजन में विश्वास। और यही कारण है कि उनकी प्रॉपर मॉनिटरिंग और उनकी कार्य योजना के तहत हमारी पुलिस ने काम किया और सभी प्रकार के अपराधों में करीब 14% के लगभग कमी आई है। महिला अपराध में कमी आई है, SC ST के अपराधों में कमी आई है, लूट, नगबजनी, चोरी, डकैती, इनमें कमी आई है। संगठित अपराध करने वाले लोग कहीं नजर ही नहीं आते। हमारी पुलिस पूरी तरीके से उनके खिलाफ लगी हुई है। जो भी कोई अपराध छुटमुट करता है तो उसको सलाखों के पीछे पहुंचाने का काम करता है। तो राजस्थान अमन, चैन, शांति से विकसित राजस्थान का सपना देख करके चल रहा है। और माननीय मुख्यमंत्री जी का ये संकल्प है कि देश के प्रधानमंत्री जी की जो संकल्पना है 2047 में विकसित भारत बने, तो हम भी राजस्थान को विकसित राजस्थान बनाकर उसमें अहम भूमिका निभाने के लिए तैयार खड़े हैं। और हमारा उस आदरणीय मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा साहब को और वित्त मंत्री आदरणीय बहन दिया कुमारी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। संपूर्ण राजस्थान की देवतुल्य जनता की ओर से और विशेषकर विधानसभा हवा महल की ओर से। विधानसभा हवा महल में
पिछले बजट में भी हमें ऐतिहासिक काम करने का अवसर मिला। हमारे यहाँ आज़ादी के बाद आज तक कई जगह सड़क नहीं थी, नालियाँ नहीं थी और सीवरेज की बड़ी समस्या थी और हर घर में पानी पहुँचाने का जो संकल्प केंद्र सरकार का है वो तक नहीं पहुँचा पाए थे। पिछली कांग्रेस काल में हमारे क्षेत्र को बहुत अभाव रहा और मैं तो कल ये देख रहा था कि जोधपुर के भी लोग अभी तक ये कह रहे थे कि जोधपुर में ये पहले बार मिला, ये पहले बार मिला। तो मुझे आश्चर्य हुआ कि जोधपुर से आने वाले सम्माननीय मुख्यमंत्री महोदय अशोक गहलोत जी क्या जोधपुर में भी कुछ नहीं कर पाए? पूरे राजस्थान में तो झूठी घोषणा की क्या जोधपुर के लिए भी सिर्फ दिखावा और छलावा किया? जोधपुर की जनता को भी इस बात का कहीं ना कहीं मलाल और दुख है। लेकिन आदरणीय मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार ने संपूर्ण राजस्थान को विकसित राजस्थान 2047 का आधारशिला देखते हुए और ये बजट सिर्फ 2-5 साल का नहीं, ये बजट आने वाले 50-100 साल की नींव पक्का पत्थर रखने का काम कर रहा है। जिस प्रकार से अनगिनत फैसले लिए जा रहे हैं, एग्जाम में पारदर्शिता के लिए काम किया जा रहा है और उसी प्रकार से युवाओं के भविष्य को उज्जवल करने के लिए देशी विदेशी कंपनियों को और साथ में सरकारी योजनाओं के द्वारा उनको लाभ देने का, इंडस्ट्री लगाने का काम किया जा रहा है। किसानों को और समृद्ध करने के लिए आरसीपी के माध्यम से खेत लहराएं, इसके लिए काम किया जा रहा है और किसानों को अनगिनत योजनाओं के द्वारा और उन्नत और विकसित करने के लिए, किसानों को समृद्ध करने के लिए अन्नदाताओं के हित की बात पहले रखी जा रही है। इसी क्रम में माताओं के सम्मान के लिए विशेष काम किए जाएंगे। अनगिनत कार्य इस बजट के माध्यम से आने वाले 50-100 साल को देखते हुए आदरणीय मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा साहब ने रखा है। मैं बहुत बधाई शुभकामनाएं देता हूं। हमारे भी शहर को नगर निगम की ओर से, जेडीए की ओर से बजट में बहुत विशेष प्रावधान दिया रखा है, जिसमें सड़कें और अच्छी होगी, फ्लाईओवर होंगे, मेट्रो इत्यादि स्टेशन की व्यवस्था, टूरिस्टों के लिए विशेष व्यवस्था होगी और गोविंद देव जी के मंदिर से लेकर अनगिनत हमारे प्राचीन स्थान हैं जिनके आसपास में पार्किंग से लेके आने और जाने वालों की सुविधाओं से लेकर और जलमहल है, नारगढ़ है, जयगढ़ है, आमेर है और नगर निगम को विशेष पैकेज जिससे नई और सीवरेज लाइनें, सड़कों का निर्माण और जो भी हमारी शहर की मूलभूत सुविधाएं, आवश्यकताएं हैं इस राजधानी की, उन बातों को ध्यान रखते हुए विशेष बजट में प्रावधान रखा आपने। मैं बहुत धन्यवाद और बधाई देता हूं कि इस बार इतिहास रचा जा रहा है राजस्थान के इस भाजपा सुशासन में और डबल इंजन की सरकार जिसे हम कहते हैं आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में और राजस्थान विकसित 2047 का जो मैप बनाया है। मैं मानता हूं गुजरात मॉडल की जिस प्रकार से बात की जाती थी, अब राजस्थान मॉडल की भी चर्चा देश और दुनिया में होगी कि हमारे छोटे छोटे गांव ढाणी में पर्यटन उनको डेवलप किया जाएगा, तहसीलों में विस्तार किया जाएगा कि लोग अपने क्षेत्र को छोड़कर और सिर्फ शहर की ओर ना आए, छोटे छोटे तहसील स्तर पे भी इंडस्ट्रियां डेवलप की जाएगी। सड़कों का और मजबूती के साथ सड़कों गांव ढाणी शहर तहसील से जोड़ा जाएगा और जितने भी हमारे छोटे बड़े गांव ढाणी शहर हैं उन सभी क्षेत्रों में डेवलपमेंट की योजनाएं, इंडस्ट्री की योजनाएं, रोजगार की योजनाएं जो हमारी सरकार ने मैप बनाया है, ये मानो कि सबको सिर्फ खाली महानगरों की ओर कुछ नहीं करना पड़ेगा। अब अपने गांव ढाणी के नजदीक छोटी तहसील में भी उसको कार्य की उपलब्धता होगी। उसके लिए बहुत अच्छा एक शुरुआत की गई है। मैं बहुत बधाई और शुभकामनाएं राजस्थान सरकार, आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय को और संपूर्ण हमारे इस बजट में जिस प्रकार का कार्य पूरे राजस्थान को उन्नत करने के लिए रखा गया है, मैं पूरी टीम को बधाई देता हूं। जय हिंद, जय भारत। महाराज जी, एक मेंटल स्ट्रेस सेंटर सरकार खोल रही है, कितना जरूरी और राजनीति में मेंटल हेल्थ सेंटर? मेंटल आप उस तरीके से देखें कि मेंटल अस्पताल का मतलब ये आप ये नहीं माने कि खाली वहाँ दवाइयों के द्वारा उपचार होगा। मानसिक विकृति कई प्रकार की होती है और मानसिक तनाव और मानसिक अपवाद हो जाते हैं जिससे कई बार व्यक्ति गलत कदम भी उठा जाता है और उसमें आने के बाद में कई बार सुसाइड की स्थितियां भी बन जाती है, जिसे आजकल की भाषा में एक डिप्रेशन भी कहते हैं। कि ये समस्या आज की समस्या हो गई है, इसको मानना चाहिए। तो उस समस्या के निदान के लिए सभी छोटे बड़े शहरों में जहां आवश्यकता होगी, कहीं मेडिटेशन सेंटर खोलने, कहीं योग के माध्यम से, कहीं आयुर्वेद के माध्यम से, कहीं प्राकृतिक चिकित्सा के माध्यम से और कहीं कोई अगर औषधीय चिकित्सा करनी है,
कोई इलाज इत्यादि करना है, उसके लिए बड़े अस्पताल भी खोले जाएंगे। उद्देश्य एक ही है कि मानसिक विकृति किसी भी प्रकार की हो, उसका इलाज हो पाए और उस इलाज के माध्यम से वह स्वस्थ होकर और अपने जीवन में जो उसके लक्ष्य है वो पूरा करने के लिए आगे बढ़े। विपक्ष के लिए भी जरूरी है, क्योंकि बोले थे रामदेव मंडी आप बोल दो। अब देखिए, विपक्ष की अगर कोई मानसिक विकृति है तो इसका इलाज मैं मानता हूं कि वहां मेंटल अस्पताल में भी नहीं हो पाएगा। उसका कारण है कि जिसके जहन में, जिसके बुद्धि में, जिसके विवेक में इस मां भारती को गाली देना लिखा है। अभी 2-5 दिन पहले कांग्रेसी नेता ने मुझे अपशब्द कहे, गालियां दी और साथ में मोदी जी को दे रहा है, अमित शाह जी को दे रहा है। मैंने कहा भैया विवाद तेरा मेरे से है, तकलीफ मुझसे है, उनको क्यों दे रहा है? बोले नहीं दूंगा। अब ये मानसिक विकृति है, इसका इलाज तो कहाँ होगा साहब? इसका इलाज तो खुद को ही सोचने समझने से होगा। कि एक बात बताओ, भारत की जनता तीसरी बार मोदी जी को चुन रही है, पूरे बहुमत के साथ में राजस्थान में उपचुनाव में हमारे कैंडिडेटों को जिताया है। जब जनता हमारे साथ है, जनता का आशीर्वाद है, जनता हमारे कामों को एक्सेप्ट कर रही है, हम जो काम कर रहे हैं जनता का उसमें पूर्णतः सहयोग, समर्थन और आशीर्वाद है, और जनता के बीच जाकर जनता की क्या पीड़ा है, क्या समस्या है, उसको लाकर हम लोग उसको बजट के उसमें रखते हैं। फिर भी आप हल्ला हल्ला करते हो। अरे क्षेत्र की कोई काम रह गया हो, क्षेत्र की कोई बात रह गई हो, कोई समस्या है तो वो रखो ना सदन में। ऐसे कहने से कुछ नहीं होगा। बुद्धिजीवी, पढ़े लिखे लोग या व्यापारी वर्ग या किसान, गांव ढाणी में रहने वाला व्यक्ति भी इस बजट की तारीफ कर रहा है। और आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय ने जिस प्रकार से ऐतिहासिक काम इस राजस्थान के लिए किया है उसका धन्यवाद दे रहा है। तो आप 100 बातों में से 2 बात भी गलत नहीं निकाल पा रहे हो, खाली कह रहे हो हमें समझ नहीं आया। तुम्हें समझ आएगा कैसे? तुमने कभी राजस्थान की जनता के लिए, देवतुल्य जनता के लिए कभी कोई राजस्थान में क्या आवश्यकता है ये विचार ही नहीं किया, तो समझ में कैसे आएगा? समझ में आएगा जो जनता के बीच रहेगा, जनता के मुद्दे, जनता की समस्या समझकर और सदन में रखेगा और उसको निवारण के लिए प्रयास करेगा। वो आप लोगों ने कभी किया नहीं, इसलिए आपके पास में कहने को कुछ है नहीं।